Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have continued some major policies of our national parties, and there are 7 national parties and we have just discussed about the 3. First, Congress, Indian National Congress. Second, BJP, Bharatiya Janata Party, and the third one BSP, बहुजन समाज पार्टी. हमने केवल 3 के बारे में डिस्कस किया था, कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी. नाउ रिमेनिंग 4. द फोर्थ वन सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, फाउंडेड इन 1964. अब दो हमारे पास ये जो नेशनल पार्टीज पढ़ रहे हैं उससे नेक्स्ट का नाम आप देखो फिर वापस सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. केवल हम मार्क्सवादी नहीं है उसमें. 1925 सेकेंड ओल्डेस्ट पार्टी आफ्टर कांग्रेस, कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे पुरानी पार्टी भारत की जो अब है उनमें, और इसी पार्टी से टूटने के बाद ये पार्टी बनी है. इट बिकेम आफ्टर द स्प्लिट इन सीपीआई. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में जब स्प्लिट हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद सीपीआईएम बनी है. और इनमें सीपीआई से ज्यादा कामयाब हुई स्प्लिट के बाद ये, यानी ज्यादा जो ब्रॉड बेस हुआ उसका पॉपुलैरिटी का, वो किसका बना, सीपीआईएम का. अब दोनों में देखोगे ज्यादातर हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रोग्राम्स, पॉलिसीज है, वो सेम है इन दोनों की. इनमें कोई डिफरेंस नहीं है कहीं भी. अब सीपीआईएम जो कि 1964 में सीपीआई से अलग होके बनी, मार्क्स और लेनिन दोनों के विचारों को मानती है. मार्क्स और लेनिन 9th क्लास में सेकंड लेसन हिस्ट्री का हमने पढ़ा था, द रशियन रिवॉल्यूशन, उसमें हमने मार्क्स और लेनिन दोनों का पढ़ा था. बोथ वर अगेंस्ट कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के दोनों खिलाफ थे. यानी सीधा सीधा मतलब है दे फेवर सोशलिज्म, समाजवाद को फेवर करते हैं. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स मस्ट बी इन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट और अल्टीमेटली इन द पब्लिक सो दैट द प्रॉफिट कैन बी शेयर्ड. तो उनका मानना था कि ज्यादातर नियंत्रण सरकार का हो ताकि सबके हिस्से में बराबर आए, शेयर किया जा सके प्रॉफिट को, किसी एक जगह एक्यूमुलेट न हो, इकट्ठा न हो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास. तो दोनों की सोच वही, मार्क्सवादी और लेनिनवादी जो विचार उनको मानने की. उसके बाद सोशलिज्म मैंने बता दिया. हमारे पास समाजवाद, सेक्युलरिज्म. एक बीजेपी को छोड़ दे तो लगभग सब में आया ये वर्ड. बीजेपी की पॉलिसी, प्रोग्राम और उसके एजेंडे में कहीं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है. बाकी सब में आया सेक्युलरिज्म. क्या है हमारा, धर्मनिरपेक्षवाद, यानी सब धर्मों को समान. वी मस्ट बी टॉलरेंट फॉर आवर रिलीजन, हर धर्म को समान मानते हुए चले. दे आल्सो बिलीव इन डेमोक्रेसी, ये सब में आया है, कॉमन वर्ड है सभी नेशनल पार्टीज में. जितनी पार्टीज है, कॉमन नेशनल पार्टीज की बात ना करें, 750 पार्टी हमने शुरू में डिस्कस किया था. देयर आर नियरली अबाउट 750 रजिस्टर्ड पार्टी विद आवर इलेक्शन कमीशन. तो लोकतंत्र में विश्वास रखती है. अच्छा मैकेनिज्म है ये चुनाव का जिसके द्वारा सरकारें बनती हैं. अब इसका सबसे ज्यादा बेस रहा है वेस्ट बंगाल में, वेयर इट रिमेन्ड फॉर पावर नियरली अबाउट 30 ईयर्स कंटिन्यूसली, लगातार 30 साल तक शासन किया. और अगर आपको इसमें मुख्यमंत्री का नाम याद दो, ज्योति बसु. शायद भारत में किसी स्टेट के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया, केवल यह कह के कि मेरी उम्र नहीं रही, अब मैं शासन को आसानी से नहीं चला सकता, इसलिए इन्होंने पद छोड़ दिया था और ट्रांसफर हो गई थी पावर. चुनाव नहीं हुए, नहीं चुनाव हारे ये बुद्धदेव भट्टाचार्य को इन्होंने नया मुख्यमंत्री बना दिया था. ज्योति बसु लंबे समय तक शासन में रहे, 30 साल तक पार्टी शासन में रही. लास्ट में इन्होंने केवल बुद्धदेव भट्टाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बना दिया पार्टी में और खुद ने शासन छोड़ दिया था एज फैक्टर की वजह से. इसका सबसे मजबूत बेस है वेस्ट बंगाल, जहां 30 साल तक शासन किया, केरला, त्रिपुरा. अब इसमें जो ऑपोजिशन है, किसका अपोज करते हैं, किसका विरोध करते हैं, ये देखो मैंने इस साइड लिख दिया था. ये सेसेशनिज्म, अलगाववाद, और कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, किसी एक पार्टी रिलीजन को साथ लेके चलना, क्योंकि सेक्युलरिज्म पहले ही फेवर कर रहे हैं, ये तो पहले ही मानते हैं. धर्मनिरपेक्षवाद तो कम्युनलिज्म तो अपोजिट हो ही गया उसका, किसी एक संप्रदाय को फॉलो करने के खिलाफ है, ये अलगाववाद के खिलाफ है. उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा है हमने. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो निवेश किया जाए, पैसा लगाया जाए, हमारे ये मानते हैं कि फ्री फ्लो ऑफ द आइदर मनी और ट्रेड मीन्स गुड्स, वो भारत में ना हो. यानी हमारे इतनी छूट न दे कि 100% इन्वेस्टमेंट बाहर से आ जाए किसी चीज के लिए, या 100% हम किसी पर से
एक्साइज ड्यूटीज है, ट्रेड जो बैरियर्स हमारे हटा लें और कोई भी आके हमारे यहाँ आसानी से व्यापार करना शुरू करे, उसके खिलाफ है ये फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो न्यू पॉलिसीज हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड हुआ है उसके खिलाफ है सीपीआई और सीपीआईएम दोनों ही। तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की एक जैसी पॉलिसीज है। 1925 में ये सीपीआईएम है, इससे अलग हो गई और बाकी सारी पॉलिसीज इसकी सेम है। अब इसमें देखो बेस भी देखोगे तो मुख्य बेस इसका वेस्ट बंगाल और केरला, यहां इनका भी मुख्य बेस वेस्ट बंगाल और केरला में ही है। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है लेकिन कोई ज्यादा नहीं है। अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4% तक वोट की, उससे ज्यादा वोट परसेंटेज नहीं आती। बेसिक जो इनके पास स्टेट है ये केरला वेस्ट बंगाल है, दोनों के पास ही, और 2 ही जगह सरकारें। अगर आप पूरा मैप उठा के देखेंगे भारत का, जहां जहां इन्होंने सरकारें बनाई है, तो आप देखो केरला में तो अब भी है, केरला में भी ये सरकार चला रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में मुख्य ओपोजिशन है, वेस्ट बंगाल में मुख्य ओपोजिशन है, विपक्ष है ही। तो ये 2 स्टेट के अलावा कोई बड़ा बेस इनके पास नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट एनसीपी 1999 में बनी। इसमें बनाते समय 3 महत्वपूर्ण नेता रहे। शरद पवार आज भी हैं, अध्यक्ष हैं इस पार्टी के। उसके बाद दूसरे तारिक अनवर बिहार से, और तीसरे पीए संगमा जो कि हमारे पहले फॉर्मर लोकसभा के स्पीकर रहे पीए संगमा, जो कि मेघालय से बिलोंग करते थे। और जो पिछली हमारे यहां कांग्रेस लास्ट गवर्नमेंट रही, उसमें सबसे कम उम्र की मिनिस्टर, अगर आप लोगों को याद हो, अगाथा संगमा, पीए संगमा की बेटी, मेघालय से सांसद थी, जो कि केवल 26 साल की उम्र से मिनिस्टर बना दिया गया था। तो हमारे यहाँ सबसे कम उम्र की मंत्री भी बनी अगाथा संगमा, उनकी लड़की। तो इसका मुख्य बेस 1999 में तो ये पार्टी बनी। शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था। और बनाया किस लिए था? ये सबसे पहला विरोध ये किया गया था 1999 में। ये पार्टी इसलिए बनी थी जब कांग्रेस की सरकार की बारी आई, पार्टी बड़ी पार्टी बनके उभरी, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री के लिए नाम था वो किसको किया गया? उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। और इनकी मुख्य पॉलिसी जब ये बनाई गई पार्टी से, सबसे बड़ा फैक्टर इन्होंने रखा कि जो जितने बड़े पद हैं वो उस व्यक्ति को दिए जाएं जो भारत में पैदा हुआ हो। इन्होंने सबसे बड़ी मांग क्या की थी कि भारत में जो बड़े पद है, प्रधानमंत्री है या किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रेसिडेंट है, जो बड़े पद है वो उसी व्यक्ति को मिले जो भारत का बाय बर्थ नागरिक है, सिटीजन है, उसी को दिए जाए। तो सोनिया गांधी तो बाद में आई, बाय बर्थ नहीं थी। तो इसका विरोध करते हुए ये अलग हुई थी पार्टी। वो अलग बात है जब सरकार बनी तो खुद सरकार में शामिल हुए। महाराष्ट्र में साथ मिलकर सरकार बनाई, चलाई 10 साल तक। अब भी कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में वापिस सरकार चला रहे हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस फिर वापिस साथ हैं। अध्यक्ष वही है, सोनिया गांधी जी कार्यकारी अध्यक्ष, अब भी, पहले भी अध्यक्ष रही। लेकिन केवल विरोध था कहाँ कि वो प्रधानमंत्री के पद पर न पहुंचे, और हुआ भी ऐसा ही, वो नहीं पहुंची। मनमोहन सिंह बाद में बने, लेकिन 99 में तो वापिस स्थिति ऐसी बनी, चुनाव दोबारा हुए और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन विरोध इस बेस पर था। बाकी जो पॉलिसीज हमारी कांग्रेस के सेम है, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षवाद, उसके बाद वर्क फॉर द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्ग का साथ देना, फेडरलिज्म जो हमारा संघ है, यानी जो हमारी फेडरल यूनिट्स हैं उनकी सुरक्षा करना, उसके अनुसार आगे बढ़ना। तो एनसीपी ये हमारी छठी नेशनल पार्टी जो बनी। अब हमारे पास जो सबसे लास्ट में नेशनल पार्टी बनी, our 7th national party which became in 2016, और एग्जैक्ट डेट देखें तो 2 सितंबर 2016 को इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। आपकी जहां तक जो पुरानी बुक में उसमें इसका मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं दे रखा है। लेकिन 2016 के बाद, क्योंकि हम तो 2020 एग्जाम में 2021 में चले जाओगे, 5 साल हो जाएंगे इस पार्टी को बने हुए, राष्ट्रीय पार्टी बने हुए AITMC। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस किससे अलग होकर बनी? एनसीपी किससे बनी थी? कांग्रेस से। ये भी कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनी। अध्यक्ष द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। अब इस पार्टी का बेस ज्यादा मजबूत है, वही वेस्ट बंगाल, जहां पिछली सरकार 5 साल और अब 2 साल यानी 3 साल
8 साल से सरकार में है, 2 साल और बाकी है, स्पष्ट कंप्लीट मेजोरिटी के साथ सरकार चला रही है। इस पार्टी का अलग होने का रीजन क्या था? दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सेक्युलरिज्म। हमारे यहां जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षवाद, उसके साथ तो चले ही, कांग्रेस जो पॉलिसीज अपना रही है और नेशनलिज्म को जिस प्रकार से वो अवॉइड कर रही है, उसके ऊपर चलना इसका मुख्य आधार था। लेकिन समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ये आज उसी एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो बीजेपी के द्वारा उसका विरोध भी करती हैं, उसी के आधार पर ये पार्टी बनी थी। अब इस पार्टी ने इतने साल से वहां सरकार चला रही है, उसके बाद ये बनी कांग्रेस AITMC। इसमें हमने एक कंडीशन पड़ी नेशनल पार्टी बनने के लिए, कम से कम 6% वोट लोकसभा इलेक्शन में और 4 सीटें लोकसभा की। या फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? 6% वोट मिल जाए 4 विधानसभा चुनाव में, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, और 4 लोकसभा की सीट हो। अब 6% वोट इसको लोकसभा चुनाव में कब मिल गए? 2014 के चुनाव में इसको मिल गए थे, जिसमें 3rd लार्जेस्ट पार्टी बनी, यानी कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें लेके आ गई थी। 3rd लार्जेस्ट पार्टी बनी। और अब की बार कौन सी है? 5th लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में, 5th लार्जेस्ट पार्टी है। और कितनी सीटें इसके पास? 22। अब भी लोकसभा की 22 सीटें जीती है इसने, और 6% वोट। इसका बेस भी जिस प्रकार वेस्ट बंगाल में है, हमारा ईस्टर्न स्टेट है ज्यादातर, उसी में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, वहां इसका अच्छा बेस है, जिसकी वजह से इसको एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। तो ये हमारे पास थी महत्वपूर्ण 7 नेशनल पार्टीज। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू हाउ टू रिफॉर्म दीज पॉलिटिकल पार्टीज। हम इतनी सारी पार्टी, इतनी सारी कमियां हैं, उनको रिफॉर्म, सुधार कैसे कर सकते हैं, और कमियां क्या क्या हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और लैकिंग इन द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर प्रेजेंट इन इंडिया, एंड हाउ वी कैन रिफॉर्म देम, और उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं। टिल द टाइम वट एवर वी हैव gone through in the lesson, if you have any doubt then you can ask by leaving a message or by making a call to me. Thank you and have a nice day.